ये कहानी सुदर्शन नगर राज्य की है, जहाँ के राजा का नाम राजा विक्रम सिंह था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनके पास धन दौलत, ऐश्वर्य, सेना सब कुछ था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनके 7 बेटे थे। राजा उन्हें बहुत प्यार करते थे, पर एक बात हमेशा उनके मन को खटकती थी। सातों बेटे आराम और विलासिता के इतने आदी हो गए थे कि मेहनत, त्याग और संघर्ष का मूल्य ही भूल चुके थे। राजा को चिंता थी कि उनके बाद राज्य का क्या होगा। अगर सातों राजकुमार सिर्फ महलों में बैठकर सुख भोगते रहे तो प्रजा कौन संभालेगा, राज्य कौन चलाएगा। राजा विक्रम सिंह के जो 7 बेटे थे, उनमें से हर एक का स्वभाव बिल्कुल अलग था। सबसे बड़ा बेटा युवराज अरुण था, बहुत तेज तर्रार और शानो शौकत का आदी। उसे राजगद्दी का मोह सबसे ज्यादा था। दूसरा बेटा विक्रम था। उसका स्वभाव शांत था, लेकिन आलस उसमें कूट कूट कर भरा था। वह काम से ज्यादा आराम को महत्व देता था। तीसरा बेटा सूरज था। उसे सिर्फ शिकार और शौक पूरे करने में मजा आता। वह प्रजा के दुख दर्द से बेपरवाह था। चौथा बेटा करण था। दिखने में बहुत बलशाली और साहसी, लेकिन क्रोधी स्वभाव का। छोटी सी बात पर तलवार खींच लेता। पांचवा बेटा अभय था। उसे संगीत, नृत्य, कला और व्यायाम का शौक था। राजकार्य से उसका कोई लेना देना नहीं था। वह अपना ज्यादा समय संगीत, नृत्य और कसरत में बिताता था। छठा बेटा चंद्र था, बहुत चतुर और बातों का माहिर। वह व्यापारियों के बीच बैठकर सौदे करना पसंद करता, लेकिन कभी असली सच्चाई की गहराई नहीं समझ सका था। चंद्र सभी भाइयों में सबसे होशियार था। सातवां बेटा मोहन था, सबसे छोटा और सबसे नादान। उसकी मासूमियत सबको भाती थी, लेकिन उसमें निर्णय लेने की समझ की कमी थी। राजा विक्रम सिंह अब उम्रदराज हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियां और बालों में सफेदी साफ झलकने लगी थी। उन्हें सबसे बड़ी चिंता यही थी कि 7 बेटों में से किसे उत्तराधिकारी बनाया जाए। हर बेटे का स्वभाव अलग था और हर किसी में कुछ न कुछ कमी थी। कभी सोचते अरुण गद्दी संभाल ले, तो लगता नहीं, उसका मोह और अहंकार राज्य के लिए खतरनाक होगा। कभी विक्रम की शांति पसंद आती तो आलस्य देखकर मन बैठ जाता। इसी उधेड़बुन में राजा का मन बेचैन रहने लगा। एक दिन वे महल के आंगन में अकेले टहल रहे थे। चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। उसी समय उनके पुराने और बुद्धिमान राजमंत्री महेश्वर वहां आ पहुंचे। मंत्री वर्षों से राज्य के उतार चढ़ाव देख चुके थे और राजा के सबसे विश्वसनीय सहयोगी थे। महाराज, आज आपके मुखमंडल पर गहन चिंता देख रहा हूं। क्या बात है? क्या कोई अनिष्ट समाचार मिला है? मंत्री महोदय, अनिष्ट तो कुछ नहीं, पर मन बहुत व्याकुल है। मेरी आयु ढल रही है। अब समय आ गया है कि राज्य का भार किसी एक उत्तराधिकारी को सौंप दूं। लेकिन बताओ, सातों में से किसे चुनूं? हर एक में कोई न कोई कमी है। महाराज, यह तो सच है कि सातों राजकुमार अभी राजपद के योग्य नहीं लग रहे, परंतु केवल बातें सुनकर या स्वभाव देखकर किसी को योग्य अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। तो फिर क्या किया जाए मंत्री जी? महाराज, क्यों न सातों राजकुमारों की परीक्षा ली जाए। एक ऐसी परीक्षा जो उन्हें सच्चे उत्तराधिकारी बनने का मार्ग दिखाए। जो इसमें सफल हो वही इस राज्य का हकदार कहलाएगा। राजा विक्रम सिंह को मंत्री का विचार तो अच्छा लगा, परंतु यह सोचकर वह और अधिक उलझ गए कि सातों बेटों की परीक्षा किस प्रकार ली जाए। हर एक का स्वभाव अलग था, तो उनकी परीक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जिससे असली नेतृत्व गुण सामने आए। मंत्री महोदय, परीक्षा का विचार उचित है, परंतु हम कैसी परीक्षा ले कि जिससे यह पता चल सके कि सातों में से कौन राज्य संभालने योग्य है? महाराज, उत्तराधिकारी बनने के लिए केवल बल या विद्या ही पर्याप्त नहीं। जरूरी है धैर्य, करुणा, निर्णय शक्ति, त्याग और न्याय की समझ। हाँ मंत्री जी, अब आप ही कोई परीक्षा बताइए जिससे हम अपने राज्य का अगला उत्तराधिकारी चुन सकें। महाराज, हमें सभी राजकुमारों की अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं लेनी होंगी। सबसे पहले हमें उनकी बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। जो इस परीक्षा में सफल होगा उसे अगली परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। मंत्री महेश्वर की बात राजा को जच गई। उन्होंने तय किया कि सबसे पहले बुद्धि की परीक्षा ली जाएगी।
क्योंकि जिस राजकुमार में बुद्धि और समझ नहीं, वह कभी राज्य का बोझ नहीं उठा सकता। ठीक है मंत्री जी, कल मैं स्वयं सातों बेटों के कक्षों में जाकर उनसे कठिन प्रश्न पूछूंगा। जो इसका उत्तर देगा वही अगले चरण की परीक्षा तक पहुंच पाएगा। राजा विक्रम सिंह ने तय किया कि सभी राजकुमारों की बुद्धि की परीक्षा एक ही प्रश्न से होगी। हर राजकुमार से राजा स्वयं उसके कक्ष में जाकर वही प्रश्न पूछेंगे। जिसने सही उत्तर दिया वही अगले चरण तक पहुंचेगा। अगले दिन प्रातःकाल राजा ने एक एक कर राजकुमारों से भेंट करनी शुरू की। सबसे पहले वे अपने बड़े बेटे युवराज अरुण के कक्ष में पहुंचे। अरुण, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम इसका उत्तर सही दोगे तो यह सिद्ध होगा कि तुम में बुद्धि और विवेक का बल है। यही तुम्हारी पहली परीक्षा होगी। पिताश्री, आप निश्चिंत रहें, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। राजा विक्रम सिंह ने एक पल ठहरकर अरुण को ध्यान से देखा और फिर वही पहेली सुनाई जो उन्होंने 7 बेटों के लिए सोची थी। बेटा बताओ, ऐसा कौन सा धन है जो बांटने से कभी घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है? राजा का प्रश्न सुनकर अरुण कुछ देर चुप हो गया। वह जैसे मन ही मन गहरे विचारों में उतर गया था, मानो सही उत्तर खोजने की कोशिश कर रहा हो। पिताश्री, वह तो सोना चांदी है। जब हम व्यापार करते हैं और बांटते हैं तो वह और बढ़ जाता है। यही सच्चा धन है। नहीं अरुण, ये उत्तर सही नहीं है। सोना चांदी बांटने पर घटता है, बढ़ता नहीं। तुम असफल रहे। राजा विक्रम सिंह का हृदय भारी हो गया, क्योंकि सबसे बड़े बेटे और युवराज अरुण से उन्हें सबसे अधिक आशा थी, पर वही पहली परीक्षा में असफल हो गया। इसके बाद राजा विक्रम सिंह अपने दूसरे बेटे विक्रम के पास पहुंचे। विक्रम, जो 7 भाइयों में सबसे ज्यादा आलसी था। विक्रम बेटा, तुम्हारे लिए एक प्रश्न है। बताओ, ऐसा कौन सा धन है जो बांटने से कभी घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है? पहले तो अपने पिताजी से अचानक ऐसा प्रश्न सुनकर विक्रम चकित रह गया और फिर थोड़ी देर सोचने लगा। पिताश्री, मेरा मानना है कि वह धन भोजन है। जब हम भूखे को भोजन कराते हैं तो हमें पुण्य और संतोष मिलता है और लोगों का आशीर्वाद भी बढ़ता है। यही सच्चा धन है। विक्रम, तुम्हारा विचार प्रशंसनीय है, परंतु यह उत्तरपूर्ण सत्य नहीं है। भोजन बांटने से घटता है। तुम भी असफल रहे। विक्रम की आंखें झुक गईं और राजा को यह देखकर और पीड़ा हुई। इसके बाद राजा विक्रम सिंह अपने तीसरे बेटे सूरज के पास पहुंचे। सूरज, जिसे केवल और केवल शिकार करना पसंद था। सूरज, अब तुम्हारी बारी है। बताओ, ऐसा कौन सा धन है जो बांटने से कभी घटता नहीं? पिताश्री, वह तो शक्ति है। जब हम सेना को बांटकर जगह जगह भेजते हैं तो राज्य सुरक्षित होता है और शक्ति भी फैलती है। नहीं सूरज, शक्ति बांटने से कमजोर होती है। ये भी सही उत्तर नहीं है। राजा विक्रम सिंह को खेद हुआ कि सूरज ने बिना गहराई से सोचे ही उत्तर दे दिया। इसके बाद राजा विक्रम सिंह अपने चौथे बेटे करण के पास पहुंचे। करण, जो 7 भाइयों में सबसे ज्यादा बलशाली परंतु क्रोधी स्वभाव का था। करण, अब तुम बताओ, ऐसा कौन सा धन है जो बांटने से कभी घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है? पिताश्री, यह तो स्पष्ट है। धन का नाम ही धन है। सोना, हीरे, रत्न, यही सबसे बड़ा धन है। यही सच्चा उत्तर है। करण, तुमने थोड़ा भी सोचने का प्रयत्न नहीं किया। यही उत्तर अरुण ने भी दिया था और पर वह असफल रहा। सोना हीरा बांटने से घटता है। तुम भी असफल हुए। राजा का मन और भारी हो गया, क्योंकि चारों बड़े पुत्र एक एक कर असफल हो चुके थे। इसके बाद राजा विक्रम सिंह अपने 5वें बेटे अभय के पास पहुंचे। अभय को संगीत कला और नृत्य कला में बहुत रुचि थी। अभय, मैं तुमसे अब एक प्रश्न पूछूंगा और तुम्हें उसका सही उत्तर देना होगा। बताओ, ऐसा कौन सा धन है जो बांटने से कभी घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है? राजा का प्रश्न सुनकर अभय पहले तो कुछ देर चुपचाप सोचता रह गया। उसके चेहरे पर गहरी सोच के भाव थे, मानो मन ही मन उत्तर तलाश रहा हो। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने जैसे ही अनायास ही एक उत्तर दिया। पिताश्री, मेरे अनुसार वह धन प्रेम है। जब हम प्रेम बांटते हैं तो वह घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। सही कहा अभय। प्रेम ही वह धन है जो बांटने से सदा बढ़ता है। तुमने सही उत्तर दिया है। राजा के चेहरे पर पहली बार संतोष झलका,
5वें पुत्र अभय ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसके बाद राजा विक्रम सिंह अपने छठे बेटे चंद्र के पास पहुंचे। चंद्र 7 भाइयों में सबसे ज्यादा चतुर था, इसलिए काफी हद तक विक्रम सिंह को पता था कि वह प्रश्न का सही उत्तर दे देगा। बेटा चंद्र, बताओ ऐसा कौन सा धन है जो बांटने से घटता नहीं? राजा का प्रश्न सुनकर बिना देरी के चंद्र प्रश्न का उत्तर देता है। पिताश्री, मेरे विचार में वह धन प्रेम है, क्योंकि जब हम किसी को प्रेम प्रकट करते हैं तो वह घटता नहीं बल्कि और बढ़ जाता है। अति उत्तम चंद्र, तुम्हारा उत्तर भी सही है। प्रेम सच्चा धन है जो बांटने से निरंतर बढ़ता है। राजा प्रसन्न हो उठे कि कम से कम उनके 2 पुत्र सही मार्ग पर हैं। अंत में राजा अपने सबसे छोटे पुत्र मोहन के कक्ष में पहुंचे। मोहन बेटा, अब तुम्हारी बारी है। बताओ ऐसा कौन सा धन है जो बांटने से कभी घटता नहीं? पिताश्री, यह तो बहुत आसान है। वह धन मदिरा है। जितनी बांटो उतनी पीने की खुशी बढ़ती है। मोहन, ये मूर्खता है। मदिरा तो शरीर और मन दोनों को नष्ट करती है। ये धन नहीं, विनाश है। तुम भी असफल हो। राजा विक्रम सिंह बहुत दुखी हो गए, क्योंकि 7 में से 5 राजकुमार असफल हो गए थे। राजा विक्रम सिंह ने जब बुद्धि की परीक्षा पूरी की तो उनका मन भारी था, क्योंकि 7 बेटों में से 5 असफल हो चुके थे। केवल अभय और चंद्र ही सही उत्तर दे पाए थे। मंत्री महोदय, अब तो यह स्पष्ट है कि मेरे 7 पुत्रों में से केवल 2 ही आगे बढ़ने योग्य हैं। अभय और चंद्र ने सिद्ध कर दिया कि उनमें बुद्धि और विवेक है। महाराज, यह तो बस पहली परीक्षा थी। केवल बुद्धि से ही कोई राजा नहीं बन सकता। राजा को धैर्य, करुणा और त्याग का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक कह रहे हो मंत्री जी। अब अगली परीक्षा कैसी होनी चाहिए? महाराज, अगली परीक्षा करुणा और त्याग की होनी चाहिए। राजकुमारों को ऐसी स्थिति में डालना होगा जहां उन्हें अपने स्वार्थ और परोपकार में से चुनाव करना पड़े। जो अपने सुख को त्याग कर दूसरों का भला करे, वही सच्चा राजा कहलाएगा। राजा विक्रम सिंह को कुछ नहीं समझा कि अगली परीक्षा किस तरह ली जाए। मंत्री महेश्वर, अब राज्य का भविष्य इन्हीं 2 राजकुमारों पर टिका है। आप ही कोई उपयुक्त उपाय सुझाइए जिससे हम अभय और चंद्र की करुणा, त्याग और प्रजा सेवा की भावना की वास्तविक परीक्षा ले सकें। महाराज, आपको यदि राजकुमार अभय और राजकुमार चंद्र की काबिलियत की परीक्षा लेनी है तो कुछ इस तरह की चुनौती उन दोनों को सामने रख दीजिए जिसे सुलझाने में अब उन्हें बल का भी प्रयोग करना पड़े और लगे हाथ बुद्धि का भी। और ये चुनौती उन्हें राज्य के लोगों के बीच में जाकर साबित करनी होगी, ताकि राज्यवासियों को भी लगे कि महाराज विक्रम सिंह ने सही दावेदार चुना है राजा बनने के लिए। पर महाराज, अब आपको पहले ही दोनों राजकुमारों को इस बारे में बताना होगा कि आप उन दोनों में से एक को सुदर्शन नगर का अगला राजा बनाने वाले हो। और राजा चुनने से पहले उन्हें यह साबित करके दिखाना होगा कि दोनों इस योग्य हैं कि उन्हें राज्य का कार्यभार सौंपा जा सके। क्या खूब तरीका बताया है मंत्री जी आपने। इससे तो मेरी सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। महाराज, पर ध्यान रहे कि यह चुनौती ऐसी होनी चाहिए जिसमें बल और बुद्धि दोनों की एक साथ परीक्षा हो, क्योंकि पहले जो बुद्धि की परीक्षा ली गई थी वह केवल सरल स्तर पर थी। अब यह परीक्षा ऐसी होगी जिसमें उन्हें वास्तविक समस्याओं से निकलने का मार्ग खोजना पड़ेगा। इसी परीक्षा के विजेता के आधार पर तय होगा कि राज्य का भावी राजा कौन बनेगा। हाँ मंत्री जी, मैं समझ गया। और आपकी इस बात से मुझे एक ऐसी परीक्षा सूझ गई है जिससे अभय और चंद्र की बल, बुद्धि और प्रजा सेवा सभी प्रकार की परीक्षाएं ली जा सकेंगी। क्या बात है महाराज, अवश्य बताइए। आपने कौन सी अनोखी परीक्षा का विचार किया है? हाँ मंत्री जी, पर उसके लिए मुझे आप अपने राज्य के 2 ऐसे गांव बताइए जिन गांवों में केवल एक एक कुआं हो और दूसरा पानी का स्रोत ना हो, और हाँ, दोनों एक दूसरे के अगल बगल में हों। रुकिए महाराज, मुझे थोड़ी देर सोचने दीजिए। महाराज की ये बात सुन मंत्री दोनों गांवों के बारे में सोचने लगता है। फिर थोड़ी देर में वो महाराज को 2 ऐसे गांवों के नाम बता देता है। महाराज, ऐसे 2 गांव तो है जिन गांव में एक एक कुआं है। एक का नाम सरना है जहां केवल एक कुआं है, और दूसरा का नाम अधिया है जहां एक कुआं है, और दोनों गांव के पास दूसरा कोई पानी का स्रोत नहीं है। मंत्री जी, दोनों गांव एक दूसरे के अगल बगल में है ना? हाँ महाराज, एकदम अगल बगल में। परंतु महाराज, मुझे भी तो बताइए, आपने क्या सोचा है? कैसे लोगे दोनों की परीक्षा? थोड़ा धैर्य रखिए मंत्री जी, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैंने क्या सोचा है। महाराज,
मैं ये तो समझ गया कि आपने दोनों गांव परीक्षा के लिए सोचे हैं, पर कम से कम ये तो बता दीजिए कि दोनों गांव अगल बगल में क्यों होने चाहिए। यह भी आपको पता चल जाएगा मंत्री जी कि दोनों गांव अगल बगल में क्यों होने चाहिए। आप पहले फटाफट से अभय और चंद्र को बुला लो। ठीक है महाराज, मैं अभी बुलाकर लाता हूँ। थोड़ी ही देर में अभय और चंद्र विक्रम सिंह के पास पहुंच जाते हैं। आओ बच्चों आओ, मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। बोलिए पिताजी, क्या जरूरी बात है? बेटा देखो, अब समय आ गया है कि सुदर्शन नगर राज्य को उसका नया राजा मिल जाए। क्यों पिताजी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप तो अभी अच्छे हो, फिर आप राज्य की कमान किसी और को क्यों देना चाहते हो? बेटा, राज्य की कमान मैंने अभी किसी को सौंपी नहीं, तो बाद में देर हो जाएगी और ऐसा होते मैं नहीं देख पाऊंगा। तो मेरे जीते जी ये कमान या तो अभय तुम्हें या चंद्र तुम्हें, तुम दोनों में से एक को सौंपना चाहता हूं। पिताजी की ये बात सुनकर अभय तो बहुत खुश हो जाता है। पिताजी, लेकिन क्यों सिर्फ हम दोनों? हम तो 7 भाई हैं, फिर बाकी भाइयों को मौका क्यों नहीं? चंद्र, तुम्हारा सवाल ठीक है, लेकिन 7 बेटों में से मैंने देखा है कि बाकी भाई अपने अपने शौक और जीवन में इतने व्यस्त हैं कि राजपाट का बोझ उठाने की क्षमता उनमें नहीं है। कोई शिकार में रम गया, कोई कला संगीत में, कोई यात्राओं में और कोई व्यापार में। लेकिन राजकाज संभालने के लिए जिस धैर्य, दृष्टि और जिम्मेदारी की जरूरत है, वो मैंने सिर्फ तुम दोनों में देखी है। ठीक है पिताजी, मैं तो तैयार हूँ। मैं सुदर्शन नगर का नया राजा बनने तैयार हूँ। और बेटा चंद्र, तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें नहीं बनना राजा? पिताजी, आप जो फैसला लेते हो सही लेते हो, तो आपको जैसा सही लगे। आप जिसको राजा बनाने तैयार हैं, मैं उसको अपना राजा मानने तैयार हूँ। देखो बच्चों, इस पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं, एक बेटा अभय तुम और बेटा चंद्र तुम। पर मैं किसी एक को राजा बनाकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इसलिए तुम दोनों को मुझे साबित करके दिखाना होगा कि तुम इस पद के सही दावेदार हो। बोलिए पिताजी, हमें क्या करना होगा? मैं तो तैयार हूँ किसी भी प्रकार के परीक्षा के लिए। अभय बेटा, तुम्हें सरना गांव में जाना है और चंद्र तुम्हें अधिया गांव में। गांव में जाना है? पर क्यों पिताजी? हम गांव में जाकर क्या करेंगे? देखो बच्चों, सरना गांव और अधिया गांव दोनों में एक एक कुआं है और दूसरा कोई पानी का स्रोत नहीं है, जिस कारण उन गांव वालों को गर्मी के महीनों में काफी तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों के लिए कहीं से भी एक और पानी के स्रोत का इंतजाम कर दो, ताकि आने वाले गर्मियों के समय पर उन्हें पानी के लिए तकलीफ ना हो। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाकर उन गांव वालों के लिए पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम कर देता हूँ। रुको बेटा, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तुम अपने राजमहल के किसी भी सैनिक या सिपाही को अपने साथ नहीं ले जा सकते। जो भी करना है तुम्हें अकेले करना है। विक्रम सिंह की ये बात सुनकर अभय तो चौंक जाता है। क्या कहा पिताजी आपने? तो हमें अकेले ही गांव में जाकर उनके लिए पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम करना होगा? हाँ बेटा, जो भी करना होगा तुम्हें अकेले करना होगा। उसके बाद क्या था, अभय तुरंत वहां से बिना कुछ सोचे समझे सरना गांव के लिए निकल जाता है। पर चंद्र वहीं रुककर विक्रम सिंह से बात करने लगता है। पिताजी, मेरा एक प्रश्न था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना है? पिताजी, हम राजमहल के सिपाही और सैनिकों की मदद नहीं ले सकते, पर उसके अलावा किसी की मदद ले सकते हैं ना? हाँ बेटा, राजमहल के सैनिकों और सिपाहियों के अलावा तुम जिसकी चाहे उसकी मदद ले सकते हो। ठीक है पिताजी, तो मैं भी जा रहा हूँ अधिया गांव, उन गांव वालों के लिए पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम करने। फिर वहां से चंद्र भी अधिया गांव के लिए निकल जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अभय ने सरना गांव वालों के लिए दूसरे पानी का स्रोत का इंतजाम करने के लिए क्या किया। अभय विक्रम सिंह के कहे अनुसार सरना गांव में पहुंच जाता है। चलो, अब यहाँ आ तो गया हूँ, पर अब ये सोचना होगा कि कैसे पानी का दूसरा इंतजाम करूं। अभय को अपने बल की शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे गांव के खेतों में जाकर खुदाई करने लगता है। वो बिना किसी से पूछे अलग अलग गांव वालों के खेतों में खुदाई करता है। इसी तरह अलग अलग लोगों के खेतों में खोदते खोदते 3-4 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार वहां के गांव वाले इस बात से परेशान होकर गांव के मुखिया को अभय से बात करने भेजते हैं। राजकुमार अभय, आप ये क्या कर रहे हो? क्यों लोगों की खेतों में खुदाई कर उनकी जमीन बर्बाद कर रहे हो? तुम कौन हो और इस तरह मुझसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार, मैं इस गांव का मुखिया हूं और आप जिस तरह लोगों की जमीन पर खुदाई कर उन्हें बर्बाद कर रहे हो, उससे सभी गांव वाले परेशान हो गए हैं। मुखिया, मैं तुम्हारे भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे पिताजी ने तुम गांव वालों को
दूसरा पानी का स्रोत ढूंढ कर देने कहा है। और तुम्हारे गांव के पास कोई नदी वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए दूसरा कुआं खोद रहा हूं। पर राजकुमार, कुआं खोदने की जगह आपने 3-4 दिनों में 5 लोगों की जमीन बर्बाद कर दी है। राजकुमार, हो सके तो रहने दो, हम गांव वाले आपके जगह कुआं खोद देते हैं। नहीं मुखिया, मैं इतना निर्बल भी नहीं हूं कि एक कुआं खोदने के लिए तुम गांव वालों की सहायता लूं। मुखिया परेशान होकर वहां से चला जाता है और अभय अपने काम में लगा रहता है। इसी तरह अभय बिना किसी के मदद के और 5 से 6 दिनों तक अलग अलग और लोगों के खेतों में खोदता है, पर उसे कहीं भी सफलता नहीं मिलती है। इस वजह से परेशान होकर अभय वहां से निकलकर राजमहल की ओर चल पड़ता है। अब हम जानते हैं चंद्र ने अधिया गांव वालों के लिए पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम करने के लिए क्या किया। चंद्र भी अधिया गांव में पहुंच जाता है और वो सबसे पहले गांव के मुखिया के पास पहुंच जाता है। चंद्र जब मुखिया के पास पहुंचा तो देखता है मुखिया सोया हुआ था। मुखिया को सोता देख चंद्र उसे आवाज लगाता है। मुखिया काका, ओ मुखिया काका, जरा सुनिए तो। चंद्र की आवाज सुनकर मुखिया उठ जाता है और चंद्र को देख थोड़ा चौंक जाता है। अरे राजकुमार चंद्र, आप यहाँ? क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ मुखिया जी, मुझे पिताजी ने भेजा है। वो बोल रहे थे आपके गांव में केवल एक कुआं है और उसके अलावा दूसरा कोई पानी का स्रोत नहीं है। हाँ राजकुमार, ये बात तो सही है। हमारे गांव में पानी के स्रोत के नाम पर केवल एक कुआं है। मुखिया जी, इसी परेशानी को दूर करने पिताजी ने मुझे भेजा है। वो तुम कैसे दूर करोगे बेटा? देखिए मुखिया जी, आपके गांव के पास से कोई नदी तो नहीं गुजरती है। इस कारण हमें गांव में एक और कुआं खोदना होगा। हाँ बेटा, हमें मंजूर है, पर कहाँ खोदे जहां पानी मिल सके? देखिए मुखिया जी, हमें जमीनी स्थल का पानी सिर्फ वहीं मिल सकता है जहां पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं और गर्मियों में भी उन पर इतना असर नहीं पड़ता। मुखिया जी, ऐसी कोई जगह है आपके नजर में? हाँ बेटा, हमारे गांव के बगीचे के पास जो खेत है, उसके पास के पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं। हाँ तो मुखिया जी, हमें खुदाई वहीं करनी होगी। बेटा, तो हम लोग कब से खुदाई शुरू करें? मुखिया जी, करे नहीं करेंगे। मैं भी सभी लोगों के साथ मिलकर खुदाई का काम करूंगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी पिताजी ने मुझे दी है। ठीक है बेटा, तो कब से शुरू करेंगे खुदाई का काम? मुखिया जी, कल सुबह आप 3-4 लोग खुदाई के सामान के साथ वहां लेकर पहुंच जाना। मैं आप लोगों से वहीं मिलूंगा। ठीक है बेटा, मैं सुबह सारे साजो सामान के साथ पहुंच जाऊंगा। फिर क्या अगली सुबह चंद्र सबसे पहले आकर बगीचे वाले जमीन के पास खड़े हो जाता है और बाकी गांव वालों का इंतजार करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। लो बेटा, आ गए हम। बताओ कहाँ कहाँ खुदाई करनी है? मुखिया जी, देखिए, हम सिर्फ एक जगह पर खुदाई करके पानी मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए हम सबको पहले अलग अलग जगह पर खुदाई करनी होगी और जैसे ही किसी एक जगह पर भी पानी मिले तो हम सब मिलकर उस जगह पर खुदाई करेंगे। इससे हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर क्या था, सारे गांव वाले और चंद्र मिलकर अलग अलग जगह पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। खुदाई करते करते सारे गांव वाले थक जाते हैं तो चंद्र मुखिया जी को बुलाकर उन सभी को थोड़ी देर आराम करने कहता है। मुखिया जी, सभी गांव वाले थक गए हैं। थोड़ी देर सभी को आराम करने कह दो। थोड़ी देर आराम करेंगे तो काम करने में और ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। चंद्र के कहे अनुसार सारे गांव वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं और खाना वगैरह खाने लगते हैं। सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, परंतु चंद्र अभी भी खुदाई का काम शुरू रखता है और उसे काम करता देख मुखिया उसे भी खाना खाने बोलने जाते हैं। बेटा बस करो, चलो सबके साथ मिलकर कुछ खा लो और थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं मुखिया जी, बस थोड़ी देर और काम कर लेता हूँ, फिर आकर खा लूंगा। वैसे भी मुझे अभी इतनी भी भूख नहीं लगी है। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे, पर थोड़ी देर में आकर खाना खा लेना। ठीक है मुखिया जी, आप लोग खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक यहाँ मैं संभालता हूँ। फिर क्या था, मुखिया भी सबके साथ मिलकर खाना खाने बैठ जाता है और चंद्र खुदाई में लगा रहता है। जब सभी गांव वाले और मुखिया खाना खाकर आराम कर रहे होते हैं, तभी जहां चंद्र खुदाई कर रहा होता है, तभी वहां एक पानी का फुव्वारा निकलता है, जिसे देख चंद्र बहुत खुश होता है और सारे गांव वालों को आवाज लगाने लगता है। मुखिया जी, जल्दी आइए और देखिए,
आखिरकार हमें पानी मिल गया। मुखिया पानी का फुव्वारा देख बहुत खुश होते हैं और चंद्र का धन्यवाद करने लगते हैं। अरे मुखिया जी, धन्यवाद किस बात का? मैं आपके राज्य का राजकुमार हो तो पिताजी के साथ साथ मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है अपने राज्यवासियों के प्रति। हाँ बेटा, बात तो तुमने सही कही। और बेटा, अब खुदाई का काम आप हम पर छोड़ दो। पानी का स्रोत तो मिल चुका है, बाकी का हम लोग खोद देंगे। ठीक है मुखिया जी, फिर मैं राजमहल के लिए निकलता हूँ, बाकी का आप लोग संभाल लेना। ठीक है बेटा, तुम निश्चिंत होकर राजमहल चले जाओ, बाकी का हम संभाल लेंगे। इस तरह अभय और चंद्र दोनों की चुनौती समाप्त होती है, जिसमें चंद्र सफल होता है और अभय असफल। अभय और चंद्र दोनों गांवों के सफर के बाद विक्रम सिंह से राजमहल में मिलते हैं। और बच्चों, कैसा रहा तुम दोनों का गांव का सफर? पिताजी, मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे सफलता नहीं मिली। देखो बच्चों, किसके साथ क्या हुआ मैं सब जानता हूं। अभय तुम असफल हुए और चंद्र सफल हुआ। पर क्या तुम जानते हो तुम्हारे असफल होने का कारण और चंद्र के सफल होने की वजह? नहीं ना? नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं समझा। बेटा, तुमने कुआं खोदने का सोचा, वो बिल्कुल सही था। पर तुमने बिना कुछ सोचे समझे किसी भी जगह खोदना शुरू कर दिया। और तुम अपने बल की शक्ति के कारण तुमने और किसी की मदद नहीं ली। तुम बस अपने बल के भरोसे कुआं खोदने की सोच रहे थे, जिस कारण तुम्हें सफलता नहीं मिली। और वही दूसरी तरफ चंद्र ने भी कुआं खोदने का सोचा, परंतु उसने सोच समझकर खुदाई की जगह का चुनाव किया और अपने बल के साथ साथ और गांव वालों को भी साथ लेकर खुदाई की, जिस कारण उसको सफलता इतनी जल्दी मिली। तो अभय बेटा, तुम कुछ समझे या नहीं? जी पिताजी, मैं समझ गया कि बल के साथ इंसान को बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए और खुद के बल पर पूरा भरोसा करने की जगह एकता की ताकत को मान सम्मान देना चाहिए।